ऑल्टरनेटिंग करंट, हमारे घर में सप्लाई कैसी आती है? ऐसी आती है। बहुत बढ़िया। अब सुन, फिर मैंने आपको बताया था भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट तब जनरेट होता है जबकि एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, एक लूप को, तो फाई आता है BA और अपन लिखते हैं BA cos ओमेगा t, तो अपना ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। हम उस पर बातचीत कर चुके थे कि भाई साहब ऐसा बहुत सारे तरीकों से कराया जा सकता है, थर्मल पावर प्लांट, पानी गर्म करके टरबाइन में गिराते हैं, ये वो ये वो ये वो वो ये वो ये वो ये। जीवी सर 500 रुपए देगा जीवी सर, इसलिए हाँ। तो अपन ऑल्टरनेटिंग करंट करते हैं, ध्यान से देखिए। कई लोग तो भाई इसलिए पढ़ने वाले से लेना देना 3-4 हजार रुपए पढ़े, किसी दिन तो कुछ खिलाएगा ही, साला ऐसा नहीं अपन चूक जाए। आ जाओ। तो भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या चीज? तो अपने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट। मैंने आपको बेसिकली एवरेज निकालना सिखाया। क्या निकालना सिखाया? मैंने आपको सिखाया किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना हो तो बेसिकली इंटीग्रल ft dt अपॉन इंटीग्रल dt। मैंने आपको आई एवरेज, क्या आई एवरेज को खूबसूरत लिखने का तरीका ये होता है, यार हाँ बोलना पड़ेगा, क्या IRMS का बेसिक मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, समेशन ऑफ आई स्क्वायर खूब चार, याद है? भूल गया? याद कर। हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आई थी वो आई थी 2I0 बाई पाई, फुल साइकिल के लिए 0, IRMS के लिए क्या आई थी? I0 बाई √2। तुम्हें नहीं याद है कुछ भी? याद है? भूल गया? तो अगर ERMS की बात करें, अगर हमारा सोर्स ऐसा है जो पिछले टाइम पढ़ाया था उसको रिवाइज करा रहा हूं, E बराबर E0 sin ओमेगा t टाइप अगर हमारा सोर्स है तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपन जानते हैं कि E एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या 0 है? E एवरेज फॉर हाफ साइकिल 2E0 बाई पाई, याद है? भूल गया? ERMS की वैल्यू क्या है? E0 बाई √2। कोई ग्राफ दे दे, फंक्शन दे दे, मुझसे कुछ भी पूछे, क्या मैं निकाल सकता हूँ? क्या ये सब मैथमेटिकल बात थी? ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या? करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या? करंट कांस्टेंट, करंट एक ही डायरेक्शन में होना। यहाँ तक की बातें कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये सब निकालना सीख चुके थे। मैं आपसे पूछ लूं कि भाई साहब i का फंक्शन है 2t² + 3t, आपसे पूछूं i² का एवरेज बताइए 5 सेकंड में, क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन i² t dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। अरे नहीं आया? अगर ग्राफ की फॉर्मेट में दे दूं तो भी क्या सवाल कर सकते हो? ये मैं आपको बता चुका था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है इंडियन सिस्टम में वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखी आती है। ये 220 वोल्ट क्या चीज है? कौन सी वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है? जब हमारे इंडियन सिस्टम की घरों की सप्लाई की बात करी जाती है तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे लिखी जाती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल एक सेकंड में हो रही है, कोई शक वाली बात नहीं है। ये 220 कौन सी वैल्यू है? RMS। कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू कितनी होती है? 311। तो अपन E0 जो पीक वैल्यू होती है वो होती है 220 × √2, जिसे अपन बोलते हैं 311। यहां तक की बातें मैं आपको समझा चुका था। बहुत बढ़िया सा, बहुत सुंदर। ये अपन सब देख चुके थे कहानी के बारे में। अब अपन थोड़ी और बातें करते हैं। भाई हमारे घरों में सप्लाई आती है AC 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार करंट बुझता है, बंद होता है, बुझता है, बंद होता है, दोनों एक ही बार। तो 100 बार करंट गायब होता है। कितना रफ्तार में इतना होता है कि हमें लाइट वास्तविकता में 100 बार बंद हो रही है 1 सेकंड में, पर हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहुत रफ्तार में होता है। हमारे घर में कनेक्शन कैसे? सीरीज पैरेलल। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं। अब बात है सर ये सब ठीक है, RMS वाले अपन ने पढ़ लिया, सब ठीक है, पर RMS क्यों पढ़ रहे हैं? निकालना भी सीखे, उसका लॉजिक हमें क्लियर होना। पहली बात मैं बोला हमारे घरों में बिजली का बिल किस चीज का आता है? ये बात अपन पहले कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। किसका आता है? एनर्जी। याद है? भूल गए? 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। 1 घंटे तक 1 किलोवाट की 1000 वाट की चीज को जलाओ तो जो एनर्जी आपको सरकार से लोगे क्या वो 1 यूनिट कहलाएगी? हर जगह उसकी रेट अलग अलग है। पर हमारे घर में सप्लाई AC आती है DC। तो बिजली का बिल जो है बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो अपने घरों में जो सप्लाई आ रही है ना, मान लो आपके घर में रेशियो लगा हुआ है 2, तो आप प्रैक्टिकली सोचते हो आपके घर में सप्लाई आ रही है कुछ इस प्रकार की है, I0 sin ओमेगा t टाइप। ऐसी सप्लाई है। क्वेश्चन करंट थोड़ी आप तो आप लोग पूछे बताओ ये वाली चीज अपन ने 10 मिनट तक चलाई तो बताओ कितनी एनर्जी
निकली तो क्या आप हीट लिखोगे आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन? तो कितना बिजली का बिल आया इसका प्रैक्टिकल तरीका, मान लीजिए बल्ब था 2 वाट का, तो इसमें कितनी एनर्जी थी, तो निकालने के लिए आपको आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन करना। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बल्ब, जैसे अपने से ऐसा समझो आप घर में बल्ब लगा, ठीक है बल्ब लग रहा है, इसकी रेजिस्टेंस आ रहा है। अब मान लीजिए हम सप्लाई आ रही है आई बराबर आई नॉट, घर में जो भी सप्लाई आ रही है आई बराबर आई नॉट sin ओमेगा टी। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर इसको एक सोर्स से जोड़ दिया गया, जिस सोर्स की इक्वेशन E बराबर E नॉट sin ओमेगा टी है, अरे हाँ ना तो बोल दो, तो आप बोल सकते हो कि I बराबर E नॉट बाई R, I बराबर E नॉट बाई R, जिसे आप I नॉट sin ओमेगा टी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपनी एक्सप्रेशन। अब हमसे पूछे भाई इसमें कितनी एनर्जी निकली, 2 घंटे बल्ब चला, बताओ मेरे कितने पैसे लगे। अगर कोई जैसे पूछ ले 2 घंटे बल्ब चला, बताओ मेरे कितने, तो तू क्या करेगा, सबसे पहले तो हीट निकालेगा। हीट कैसे निकालेगा, हीट निकालेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt, फिर इस हीट को 1 यूनिट यानी 36 × 10⁵ जूल, बोलिए कहां से आया, 1 kWh, 1000 वाट 1 घंटे तक, तो 1000 × 24 सॉरी अरे यार भूल गया 1 किलोवाट आवर, 1 घंटे का हो गया 60 × 60, तो 3000 से 36 × 10⁵ जूल से डिवाइड कर देगा तो तेरे को 1 यूनिट आएगी, उसको अपने पैसे से मल्टीप्लाई कर देगा, वो आंसर आएगा। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। So every time whenever you will do it at your home, you have to do this. But एक आम आदमी ने सोचो उसे इतनी कैलकुलेशन थोड़ी समझा सकते हैं, उसे इतनी कैलकुलेशन समझा तो हमें तकलीफ हुई, अच्छा ये तो गड़बड़ है। तो हमने समझा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अगर किसी रजिस्टर से, मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी रजिस्टर से अगर करंट बह रहा है I बराबर I नॉट sin ओमेगा टी dt, ये ऐसे करना है, तो इसमें जो हीट निकली है, जो एनर्जी निकली, वो निकली इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर यानी कि I नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी dt इनटू r। मतलब यस और नो, टाइम इज 0 to t जो भी लिखा, ये हीट है, ये एनर्जी निकली। आप बहुत ध्यान से देखो तो आपके पास एक चीज जिसे हम कहते हैं I स्क्वायर RMS, I स्क्वायर RMS का मतलब क्या, I स्क्वायर का एवरेज, I स्क्वायर RMS का क्या मतलब, I स्क्वायर का एवरेज, यही तो मतलब होता है इसका। अरे रूट हटा दिया ना, स्क्वायर कर लिया तो यार नहीं आया, किसका एवरेज, I स्क्वायर का एवरेज का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, दिस इज बेसिकली t, दिस इज बेसिकली मुझे लगाने तुम्हें आया, अब समझना जो मैं कह रहा हूं, ये क्या चीज है वास्तविकता में, I नॉट sin स्क्वायर ओमेगा टी, ये I स्क्वायर dt तो है यार, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई कि दिस इज नथिंग बट I स्क्वायर dt, दिस इज नथिंग बट I स्क्वायर dt। ओ हो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, वो ध्यान से देखो तो I स्क्वायर dt, अब यहां से समझो क्या I स्क्वायर dt को लिखा जा सकता है I स्क्वायर RMS इनटू t। यस सर। यार तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, इसे क्या लिखा जा सकता है, I स्क्वायर RMS इनटू R, एक पहले से उपलब्ध है, इनटू t। क्या दिस एक्सप्रेशन विदाउट इडियोलॉजी क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? तुझे मेरी बात समझ, I RMS होता कितना है, I नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इनटू R इनटू t। अब किसी ने सोचा कि यार इतनी खतरनाक कैलकुलेशन करने के बजाय नॉर्मल आदमी को कैसे समझाओ कि आप तो ऐसा मान लो कि रजिस्टर R है, इसमें ऐसा करंट नहीं बह रहा, इसमें करंट बह रहा है I नॉट बाई रूट 2। यार नहीं आया, इसमें करंट बह रहा है, तो t टाइम में जितनी हीट इसमें जनरेट होगी उतनी ही इसमें भी होगी। So for energy calculations this system and this system is similar। तुझे मेरी बात समझ, आम इंसान को समझाने के लिए कौन सा आसान सिस्टम है, तो आम इंसान को बोलते हैं कि आप परेशान मत हो, आपको ऐसे नहीं मानना, आपको मानना है कि भाई साहब करंट कांस्टेंट है, करंट और उसकी वैल्यू I नॉट बाई रूट 2 है, उसकी वैल्यू और एनर्जी कैलकुलेशन कर लो, जो आएगी वो वैसी होगी जैसे आती। दैट इज व्हाई वी हैव डिफाइंड IRMS, दैट इज व्हाई वी हैव डिफाइंड। तुझे मेरी बात समझ, अरे आई की नहीं आया, सो फॉर अ लेमैन, अच्छा दिस सिस्टम कैन बी लाइक दिस। आप सोचो तो इसे हम एक बैटरी मान सकते हैं,
जैसे मान लो E0 by √2. क्या this system can be replaced by this system for an energy calculation? Yes, sir. Which is reality? This reality or this reality? Reality is this, but for calculation purpose, what we can consider? This. That is why करंट डेंसिटी में हमने हमारे घरों में सप्लाई 220 वोल्ट की बैटरी ऐसी बनाई थी, क्योंकि हम एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे थे। उस समय मैंने बोला था ऑल्टरनेटिव करंट में बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। जितने भी बल्ब लगाए थे उन सब में 220 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, और 220 वोल्ट की बैटरी ऐसी तो लगा ली थी, क्योंकि हमारे घरों में ऐसी बैटरी, हमारे घरों में तो बैटरी ऐसी है, पर हम इसको इससे रिप्लेस। सो फॉर एनर्जी कैलकुलेशन वी हैव रिप्लेस्ड the original system by a easier system, by a easier system. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया? So that we can do our energy calculations in an easier way, ताकि हम आम आदमी को समझा पाए कि तेरे लिए तो 220 वोल्ट की बैटरी है, कितने की? अगर तेरे को बिल निकालना हो तो तू तो रेजिस्टेंस दे, 220 वोल्ट की बैटरी मान और चालू हो जा, जो आंसर आएगा वो अपने आप सही होगा। अरे यार तुझे पूरा खेल समझ अब समझ आया IRMS क्यों डिफाइन करते हैं? अब समझ आया ERMS क्यों डिफाइन करते हैं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, लिख जो अच्छा लगे। Why we define IRMS, ERMS, अपनी भाषा में लिखो, समझो, है ना? अच्छे समझ के लिखना, घबराना मत। अपना ही मास्टर घर का फोन करो वगैरह आएगा, अपनी से लेके एक बार भी नहीं आया ना? आइए, ओके लेट्स कम टू द पॉइंट। बोलो बातें चालू हो गई। छोटा इतनी नहावा आया कर थोड़ा सा, एक नंबर का नशेड़ी लग रहा है साला, बिल्कुल मतलब ओगड़ पावर टाइप उठाते हैं। मतलब ये देखो रेडी प्रताप, ये बात समझ आई? ठीक है, सभी हमें क्लैरिटी है कि अच्छा, इसलिए हम आरएमएस वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं। वास्तविकता में और छोटी छोटी बातें बताता हूं, हमारे घर में ऐसी सप्लाई आती है, ये होता है, वो होता है, ये सब हमने समझ लिया। छोटी छोटी बातें मैं आपसे और पूछता हूं। जाकर हमने ना इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, गैल्वेनोमीटर, मीटर, वोल्टमीटर, तो क्या नाम थे? एसीडीसी, एसीडीसी हमने पढ़े थे, मीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, क्या नाम थे? एसीडीसी, 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 डीसी। वो एसी नाप सकते हैं क्या? उनकी वर्किंग याद करो। मूविंग कैलकुलेटर पे टॉर्क लगता है, मूविंग कैलकुलेटर पे क्या लगता है? टॉर्क। याद है? M क्रॉस B, उसी से टॉर्क लगेगा, इसे घूमता है, याद है? याद है कि भूल गए हो? अबे तो एसी तो ऐसे से नाचता रहता है, तो टॉर्क कैसे लगेगा? सोच वो नीडल है उसकी गैल्वेनोमीटर की, तो पागल हो जाएगा। इधर जाने की सोचेगी तब तो इधर जाना होगा। एक सेकंड में 50 बार इधर, 50 बार इधर। सोच, अगर उसे पता है कि मेरे को इधर जाते ही इधर आना है, तो नीडल तुझे जाना ही नहीं है, जब जाके आना ही है। तो अगर आप उन इंस्ट्रूमेंट से जो आपने मेजर करने वाले सीखे थे, उनसे अगर आप एसी सप्लाई दोगे तो वो क्या मेजर करेगी? जीरो, ड्यू टू इनर्शिया। अरे बोलेंगे जब इधर जाके इधर आना, मैं नहीं जा रही। अरे नहीं आया। तो the devices which we introduced earlier, that is a meter, voltmeter, and galvanometer, they measure what? DC supply. They measure what? DC supply. लिख लो। And if we pass alternating current through them, they will measure zero reading. ये सब सवाल आ सकते हैं। लिख लो कि मीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर जो हमने पहले पढ़े थे, वो डीसी सप्लाई नापा करते थे। अगर उनसे एसी सप्लाई पास करेंगे तो वो पागल हो जाएंगे और वो जीरो रीडिंग देंगे। पागल हो जाएंगे मत लिखना। Then they will provide you zero reading. They will provide you zero reading due to inertia. Due to inertia. और देख, ड्यू टू इनर्शिया। अब सुन,
अच्छा सर, तो जो हम एसी मेजरिंग डिवाइस और डीसी मेजरिंग डिवाइस सेम होते हैं अलग अलग? जो हम पढ़ते थे वो क्या नाम थे? एसी। तो इस डीसी, तो जो एसी मेजरिंग डिवाइस होते हैं क्या वो अलग होते हैं? उनकी वर्किंग हमारे कोर्स में उन्हें बोलते हैं हॉट वायर मीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर। इच्छा हो तो एचसीएमआर से पढ़ लेना, तुम्हें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसलिए पढ़ लेना कि कभी अगर वो पैराग्राफ के रूप में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात, एसी मेजरिंग डिवाइसेस अलग होते हैं। वो क्या मेजर करते हैं सोच के देखो। हमारे पास 3 चीज होती है। अगर हमारा ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऐसी है तो आप क्या मेजर करना पसंद करोगे? खुद बोलो। ई नॉट की आरएमएस? शाबाश। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो यही नापते हैं। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ई थोड़ी नाप सकते हैं। अबे ई तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ई नापने का कोई लॉजिक नहीं है। ई नॉट हमें एनर्जी किससे मिलती है? तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या नापते हैं? तो एसी मेजरिंग डिवाइसेस मेजर्स व्हाट? Their working is based on energy। वास्तविकता में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे टाइम पास है समझ लो। तो कोई अपने कोर्स में नहीं इसको लिखना बिल्कुल नहीं। ऐसे एक वायर होता है, नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? इसके ऊपर नीडल लगी होती है, ऐसे समझिए सीधी रहती है। अब क्या हुआ, इस वायर में ऑल्टरनेटिंग सप्लाई फेंको तो करंट ऐसे आएगा जाएगा, उससे बिल्कुल लेना नहीं। क्या करंट, क्या वायर गर्म होगा? गर्म होगा तो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा। तो जो टाइट होता है थोड़ी सी नीडल नीचे होती है, ये यहाँ नीडल जुड़ी होती है वायर के बीच में, और नीचे स्प्रिंग भी होती है बैलेंसिंग के लिए। तो ऐसे ये नीचे आता है वायर। जब ये नीचे आता है तो नीडल, इस नीडल कितना नीचे आई, क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि हीट कितनी थी? क्या उसके हिसाब से उसकी एक्सपेंशन आएगा? उससे हीट से कैलकुलेशन होता है इसके थीटा का, और थीटा से निकल के आता है आईआरएमएस, क्योंकि हीट में आता है आई स्क्वायर आरएमएस। क्या आता है? आई स्क्वायर आरएमएस। इसे बोलते हैं हॉट वायर अमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर। कभी देखे हो तुमने? कभी तो तुम्हारे घर में लैब में तो तुमने नहीं देखा होगा, तुम्हारे कोर्सेज में नहीं है। कभी घर में देखे हो तो ऐसे लाल लाल करके डब्बे होते हैं, उसमें प्लग वाले 2 स्विचेस होते हैं। अगर कभी कोई इलेक्ट्रिशियन घर में आया हो, क्योंकि बिहार में छोड़ो तुम्हारे यहाँ नहीं आया होगा, बिजली नहीं है। अगर आया है कभी, वो अलग मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। कभी तुमने कुछ नहीं देखा? कभी इलेक्ट्रिशियन आया है घर में? इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत, हम ही थे। जो बोला चमका, तो वो इसी कोर्स में नहीं, तो उसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बस इतना समझ लो, एसी मेजरिंग डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम डीसी मेजरिंग डिवाइसेस, एंड their principle is based on heat. Their principle is based on heat. That is why we measure what? RMS values. That is why we measure what? इतनी बात याद रहेगी तो कोई हो रही लिख लीजिए कि एसी मेजरिंग डिवाइसेस अलग होते हैं। हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर, इनकी वर्किंग हीट पे बेस्ड होती है। इनकी वर्किंग हीट पर 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 बेस्ड होती है। इसलिए ये आरएमएस वैल्यूज मेजर करते हैं। इसलिए यह आरएमएस वैल्यूज मेजर करते हैं। इसलिए आरएमएस वैल्यूज मेजर करते हैं। बोलो क्लियर है? एक और अच्छी चीज बताया था, तो ध्यान से देख, इसमें जो भी होगा क्या, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आरएमएस। हम वास्तविकता में उस, जब वो आपका वायर लचीला हो जाएगा तो आप थीटा मेजर करोगे। थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के कि हीट के? हीट। या तुम्हें नहीं आया तो तू देख, हीट और इसमें थीटा का मैं ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो तू ध्यान से देख। तो जिनके जो स्केल होता है ना, जैसे अगर तू ध्यान से देख, तो मैं तेरे को ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि जो अपना जैसे गैल्वेनोमीटर का स्केल होता था, वो यहाँ का इक्वी डिस्टेंस होता था, इक्वली स्पेस्ड। कैसे? इसका इसके लिए इक्वली स्पेस नहीं होता। ऐसा नहीं पहले एक डिग्री में जितना आई में चेंज आया उतना अगले, क्योंकि हीट और थीटा में, यानी कि थीटा और आई में लीनियर रिलेशन, वो इनफैक्ट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई। तो शुरुआत में जल्दी जल्दी, बाद में धीरे धीरे। तो हालांकि बहुत कम पूछा जा सकता है आपके लिए, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। कोई आपसे पूछ ले भाई ऐसे ही
कि किसका स्केल लीनियर होता है, डीसी मेजरिंग डिवाइसेस का कि एसी? डीसी। एसी मेजरिंग डिवाइसेस के स्केल लीनियर नहीं होते क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। कुछ समझ आया है या सन्नाटा है? पक्की बात। ऐसे ही बाय द वे कोई अपर लेवल का हल्का सा पूछ ले तो आपको हल्का फुल्का आना चाहिए। तो लिख लिए एसी मेजरिंग डिवाइसेस आर नॉन लीनियर। एसी मेजरिंग डिवाइसेस आर नॉन लीनियर। AC measuring devices are non-linear, but DC measuring devices are linear. AC measuring devices are non-linear, but AC measuring devices are linear. इस तरह की काफी सारी बातें मैं आपको करंट में करा चुका था। याद कर, मैंने इस तरह के सवाल आपको सब कराए थे, वो सब यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। याद कर, मैंने बोला था बल्ब खरीदो इंडिया में, उसे यूएस ले जाओ। तुम्हें कुछ नहीं याद है? क्या करंट सिटी में आप सब कुछ कर चुके हैं? 110 वोल्ट का यहाँ खरीदो, 220 का ले आओ, 220 का यहाँ ले आओ। याद करो 3 बल्ब खरीद के लाओ, कौन ज्यादा चमकेगा, कौन कम चमकेगा। तुम्हें कुछ भी याद? पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, पैरेलल में क्या होता है, क्या याद है कि भूल गए हो? तो चाहो तो यहाँ भी पढ़ा सकते हो, समय पहले पढ़ा चुका हूँ आप। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? और छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि भाई साहब सरदार और ये इसका क्या नाम था इसका भी, सक्षम, ये दोनों काम नहीं करके, मतलब पैसे नहीं दिए इन्होंने पैसे मान लो। मुझे आ गया गुस्सा। मैंने एक पे लगाई 220 वोल्ट की एसी सप्लाई, एक पे लगाई 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई। किसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं? Which is more dangerous? 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट डीसी। Which is more dangerous? 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट डीसी। डीसी की एसी, डीसी एसी। Which is more dangerous? 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट डीसी। कितने लोग बोलते हैं डीसी? कितने लोग बोलते हैं एसी? 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस। अगर उसकी पीक वैल्यू 311 है तो उसको झटका 311 का लगेगा, भले थोड़ी देर के लिए लगे पर लगेगा। तो 220 का झटका ज्यादा खतरनाक है कि 311 का? तो विच इज मोर डेंजरस, 220 वोल्ट एसी की 220 वोल्ट डीसी? 220 वोल्ट एसी बिकॉज इट्स पीक वैल्यू इज 300। लिख लो, विच इज मोर डेंजरस, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट डीसी एसी। Which is more dangerous, 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट DC? कौन सा खतरनाक है? 220 वोल्ट AC because its peak value is। तो ये बेसिकली थोड़ी बहुत जनरल चर्चा थी। ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के बाद हमें आईआरएस निकालना चाहिए या ना चाहिए, वो आना चाहिए, वो ये। अब चलो हम फालतू बातें छोड़ के बेसिक बात पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्किट थ्योरी फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। सर्किट थ्योरी पहले आप समझ लो लेक्चर फ्लो कैसे रहेगा, ध्यान से सुनो अच्छे से। सर्किट थ्योरी आपके लिए 3 एलिमेंट है सर्किट में, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रेजिस्टर, कैपेसिटर सब लोग जानते हैं। रेजिस्टर का फॉर्मूला R बराबर V बाई I, कैपेसिटर का Q बराबर CV, इंडक्टर का phi इक्वल्स टू Li या फिर क्या E इक्वल्स टू माइनस LdI बाई dt। नहीं आया? ये तीनों सर्किट एलिमेंट है आपके। हमारे घरों में क्या क्या हो सकता है उसमें बेसिक चर्चा अपन कर लेंगे, ध्यान से समझना। पहले 2-3 सर्किट 4 सर्किट तक दिक्कत आएगी, उसके बाद आप अपने आप ऑटोमेटिक में करने लग जाओगे अगर मेरी बात समझ में आएगी तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को खाली रजिस्टर पे लगाओ तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को खाली कैपेसिटर पे लगाओ तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को खाली इन्वर्टर पे लगाओ तो क्या होगा, बताओ। अगर आरसी पे लगाओ एक साथ तो क्या होगा, अगर एलआर पे लगाओ तो क्या होगा, अगर एलसी पे लगाओ तो क्या होगा, अगर तीनों पे लगाओ तो क्या होगा। अरे हाँ ना बोल यार। तो कुल मिला के आपको 3 और इन दोनों के 3 कॉम्बिनेशन 6 और 1 7 सर्किट पढ़ने हैं। कितने? खाली रेजिस्टर, खाली कैपेसिटर, खाली इंडक्टर, आरसी, एलसी, एलआर। बोल यस और नो। एंड द लास्ट वन इज एलसीआर। एंड द लास्ट वन इज फिर एलसीआर के थोड़े बहुत यूसेज, हल्का सा ट्रांसफार्मर, चैप्टर खत्म। आज कल मैक्सिमम अप टू परसों के लेक्चर तक वो भी जाए तो वो भी मैं धीरे-धीरे पढ़ाऊंगा, इसलिए वरना तो आराम से खत्म कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं।
इस फ्लो में हमें चलना है। हम रेजिस्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कितना करंट बहा, कितना वोल्टेज आया, क्या हीट जनरेट हुई, हीट पे चर्चा, पावर पे चर्चा हम लोग करेंगे 3-4 सर्किट पढ़ने के बाद। क्यों ऐसा करेंगे वो आपको अपने आप समय के साथ फील समझ में आएगी, तो आपको पावर फैक्टर वगैरह बताऊंगा। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैं बोला क्या चमका, तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए एक चीज आपको पक्का आनी चाहिए। क्या पक्का आनी चाहिए? पुरानी वो मैं आपको बता दूं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर आपको इसको अच्छे से सीखना है तो आपको एक चीज आनी चाहिए। क्या मैं आपको रिवाइज कराया था, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5, क्या इन दो एसएचएम की इक्वेशन है? क्या इन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है? क्या वो भी एक नया एसएचएम आता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस 2a1 a2 cos 5, याद है? भूल गया? इनटू sin ओमेगा t प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज, याद है कि भूल गया? क्या इनको ऐसे लिखने के लिए मैथमेटिकली क्या a1 a2 को वेक्टर की तरह मानते हैं? a1 a2 को कैसे मानते हैं? वेक्टर की तरह। क्या ये एंगल अल्फा होता है, ये a नेट होता है? कुछ याद है कि भूल गए हो? ये आपको लिखना आना ये चाहिए होगा इसमें आगे 2-3 सर्किट के बाद। पहले था जो बोला चमका, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता है तो इसे पढ़ लेना ढंग से, एक चाहिए होगा इसमें अपने को, बेसिक चीज है। खैर मैं वापस आता हूं सर्किट थ्योरी पर। सबसे पहला सर्किट क्या कहलाएगा? प्योरली रेजिस्टिव। क्या कहलाएगा? प्योरली रेजिस्टिव। सबसे पहला सर्किट डालिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा सर ये क्या है सर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? सिंपल, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, कोई खास बात नहीं। देखिए इधर कुछ कमला, इसका नंबर ओ है ना। एक रेजिस्टर लगाया, उसमें अपन ने सप्लाई लगाई, सप्लाई अपनी ऑल्टरनेटिंग थी, इसकी वैल्यू क्या रख दी गई? E नॉट साइन ओमेगा। क्या हमारा रिलेशन होता है V इक्वल्स टू I R? क्या V अपना E ही ये ही है? क्या अपन लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा t इक्वल्स टू बाई R इज इक्वल्स टू I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t? बिल्कुल सिंपल है, पहला कोई खास बात नहीं है। I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t तो अपन ने बोल दिया कि भाई साहब I आ गया अपना ये, और I के लिए लिख दी गई I नॉट साइन ओमेगा t। आपको पहले पार्ट में लगे ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो हमें पहले से आता था, बस समझे। जब पोटेंशियल अप्लाइड जीरो है, करंट कितना है? यार आवाज नहीं आएगा। जब पोटेंशियल अप्लाइड जीरो है, करंट अप्लाइड कितना है? जीरो। यार नहीं आया, आया नहीं आया? सोच लो। तो ये जीरो है, ये जब ये मैक्सिमम है तो क्योंकि इन दोनों का फेज सेम है, इन दोनों का तो इसमें फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो उसे समझें कि अगर आप E को इधर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या करंट भी इधर की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है? फेजर ऐसे बनाते हैं ना। अगर E को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो I भी सिंपल प्योरली रेजिस्टिव, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे सर्किटों में इन सब चीजों की काम में जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिलेशन V इक्वल्स टू I। मान लीजिए हम दूसरा सर्किट लेते हैं जिसे हम कहते हैं प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव नहीं आया, आया क्या? कहां से क्या हेडिंग डाली है, ये रख दूं ना। प्योरली कैपेसिटिव। अब कैपेसिटिव मान लीजिए प्योर कैपेसिटर सर्किट है जिसको हमने भाई साहब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से जोड़ दी। ऐसा सवाल किया कि कैपेसिटर अगर डीसी सप्लाई से जोड़ो तो क्या थोड़ी देर बाद सर्किट टूट जाता है? क्यों टूट जाता है? क्योंकि कैपेसिटर दिया। और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि करंट कभी इधर कभी, अरे हाँ ना बोले यार, तो कभी भी पूरा ढंग से चार्ज होता इधर उधर होता रहता है। ऐसे घटिया लॉजिक मत लगाना, देखो सर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऊपर से निकल गया, यार तुम्हारा कोई भरोसा। खैर अपना मन ना भटकाएं। अब ऐसे प्योरली कैपेसिटर सर्किट है, हमने सप्लाई लगाई कितनी? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा t, और ये कैपेसिटेंस C। अब करंट कितना बहा? हमें करंट की इक्वेशन नहीं पता, हमें तो Q बराबर C नहीं पता है। हमें क्या पता है? Q बराबर C। यार आवाज नहीं, क्या पता है? Q बराबर C। ओह कौन पता है हमें? Q बराबर C। Q बराबर C। तो करंट क्या होगा? dq by dt। अच्छा CV, V कितना? C V नॉट
साइन ओमेगा टी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया? अरे सोच लो, आई को क्या लिखा, डिफरेंशिएट करो, सी ई नॉट, ओमेगा बाहर आ गया, साइन का कॉस। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे कभी तो हमारा बोलो, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा सी ई नॉट, ओमेगा सी, बल्कि थोड़ा सा और ऐसे लिखो, ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी। क्यों लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अरे साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तुम्हें मेरी बात समझ? अब देख, क्या आपको नहीं लगता करंट के केस में ये पूरा ई नॉट है, ये पूरा, अरे ये तो पूरा ई नॉट हो गया ना यार। अच्छा खुद बता, 1 बाई ओमेगा सी की यूनिट क्या होगी, ओम। ये ई नॉट है तो ये ओम होनी पड़ेगी, तभी तो एम्पियर बनेगा। 1 बाई ओमेगा सी की यूनिट क्या होगी, ओम। 1 बाई ओमेगा सी की यूनिट होगी ओम। इसे कहते हैं एक्ससी। ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नए नए नाम आएंगे, थोड़े थोड़े घबराए ना। 1 बाई ओमेगा सी की यूनिट क्या होगी, ओम। यूनिट यूनिट ओम। क्यों ओम होगी पहले बताओ, जो बोला चलता। ये कहलाएगी एक्ससी 1 बाई ओमेगा सी, और ये कहलाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नामकरण याद होना चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर को रिएक्टेंस से रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इस कैपेसिटिव। तो ध्यान से देख, आई नॉट की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, ई नॉट बाई एक्स सी, ई नॉट बाई एक्स सी। यार तुम्हें नहीं आया, याद रखना है, तुम्हारे नए शब्द हो सकते हैं। आई नॉट बराबर ई नॉट बाई एक्स सी। एक्स सी इज व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव। अच्छा देखो आई की एक्सप्रेशन क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब खुद एक बात समझो, पहली बात ऐसा, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। जब ई 0 होगा तो सोच आई मैक्सिमम होगा, नहीं आया। जब ई 0 होगा तब आई मैक्सिमम होगा। अरे ये जब 0 होगा तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा, और ये जब मैक्सिमम होगा तो क्योंकि इनमें फेज डिफरेंस है। कौन आगे, करंट। कौन आगे, नहीं आया। कौन आगे, तो अगर आप ई को इधर बनाओगे तो क्या फेजर में करंट को इधर बनाओगे, कितना आगे, याद होना चाहिए, याद होना, इसमें कोई शक वाली बात। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या ये रिलेशन होल्ड करता है, हाँ। क्या ये रिलेशन होल्ड करता है, हाँ। क्या ये रिलेशन होल्ड करता है, आप नो, बहुत बढ़िया। सुना ही, एक हाँ है तो दूसरा ना ही होगा। ये एक ही बात है। मैं कह रहा हूं ये सही है कि नहीं है, ये किसी भी टाइम टी पे सही है कि नहीं है, सही है गलत है, सही है गलत है, गलत है। रख के देखो, अबे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ओमेगा टी बराबर थोड़ी हो जाएगी। ये रिलेशन सही नहीं है। क्यों मैं समझा, बच्चा क्या सोचता है ना, कैपेसिटी रिएक्टेंस आ गई, इसे कैपेसिटर की, मान लीजिए कैपेसिटी रिएक्टेंस आई 10 ओम, कितनी है, तो बच्चे इसे हटा के रेशियो लगा देते 10 ओम। ऐसे नहीं लगा सकते, वो सिर्फ एक तरीका है समझने का। यू कैन नॉट रिप्लेस कैपेसिटर बाय रेजिस्टर। अब इनमें फेज 90 डिग्री है भाई। तू सोच के देख, जब ये 1 है, जब ये क्या है, मान लीजिए वैल्यू 1 आई, तो ये कितनी, तो उस समय तो ई की वैल्यू ई नॉट है, उस समय ये कितनी है, ई नॉट, और ये कितनी है, तो होल्ड कहां हो रहा यार, समय 0 पर, समय 0 पर, ये कितनी है, ई नॉट, और ये कितनी, तो ये कहां होल्ड हो रहा यार, नहीं आया। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये वैलिड नहीं है,
इनकी पीक वैल्यूज में रिलेशन होल्ड करता है। दोनों की पीक वैल्यू एक साथ आए ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जब ये 0 होता है तो ये पीक होती है, जब ये 0 होता है तो ये बात अलग है और ये बात अलग है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आया। मतलब क्या है इसकी फील कराता हूं आपको। पहली बात, ये अनर्थ है, ये पाप है। क्या है? नहीं आया। चल पहले सुधार फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझ के उतारो, कुछ चीज समझ नहीं आई हो बेझिझक पूछो। हालांकि याद रखना है फॉर्मेट, इस बारे में सोचो कि ये सही है पर ये गलत है, ये सही है पर ये गलत है ना। यहां पे ये सही था, रजिस्टिव सर्किट में ये क्यों सही था? क्योंकि इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो जब ये 0 तो ये भी, इसमें प्योरली रेजिस्टिव ऐसा सर्किट है जिसमें ये दोनों रिलेशन होल्ड करेंगे। बाकी किसी में होल्ड सिर्फ ऐसा ही होल्ड करेगा, ये होल्ड नहीं करेगा। अरे हाँ ना बोलिए, क्योंकि फेज चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? फेज। खैर चलिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए मैं आपसे कि अब सुनो, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कैपेसिटर है। अच्छा एक बात समझे अच्छे से, हमें ना कई तरीके से सवाल को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो मैं आपको ऐसे दे देता हूं कि मैंने आपको बोला कि E की वैल्यू है 20 sin x कितना है? टू पाई टी। मान लीजिए ऐसी इक्वेशन है, बोलो क्लियर। और आपको बोला जाए कि कैपेसिटेंस है 1/2 या 1/4 फैरेड। फिर तो XC कितना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है? अरे बोलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है? अरे कितनी है? क्या सब लोग निकाल पाए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना कोई बड़ी बात। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है? 1/ωc। तुम डेटा ऐसा लिया था कि आपको चलिए ओमेगा की वैल्यू कितनी रख दो, 2 सी की वैल्यू कितनी है? 1/4 तो 2 को मार दिया 2 ओम आ गया। कई बार डायरेक्टली, कई बार सी और ओमेगा की वैल्यू दी होती है, कई बार डायरेक्टली दिया होता है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर ये सर्किट आ जाए तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है? जो पूछे साला हम सबसे बता सकते हैं, अगर हमें बात समझ आती है तो। ध्यान से सुनिए, आपको बोला कि अगर ऐसी इक्वेशन है और ये है, बस इतना ही। आपसे पूछा बताओ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है, क्या आप निकाल सकते हैं? ओहो, मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई साहब बताइए करंट कितना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। करंट पता होने के लिए I नॉट पता होना चाहिए। नहीं आया। I नॉट कितना? क्या I नॉट इज E नॉट बाई XC? क्या 10? अरे कितना? अब करंट की इक्वेशन लिखी जाएगी, आप पूछ रहे I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कितना है, तो आप लिखोगे I बराबर I नॉट 10 sin ओमेगा t 2 पाई t। अब याद करो, करंट आगे होता है पीछे होता है? आगे पीछे। सोच में तेरे को टफ सवाल देता, इसको -30 कर देता, तो क्या इसमें +90 जो मुझे लगाने तुम्हें आया नहीं आया? तो मैं इक्वेशन का 2 पाई t -30 + 90। अरे नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री से कौन आगे होता है? करंट। सोच, अगर करंट दिया होता और E निकालना होता तो क्या 90 से घटा देते? 90 से
करंट की इक्वेशन पूछे निकाल सकता हूं, ई की इक्वेशन दे दे, करंट की इक्वेशन पूछे निकाल सकता हूं, करंट की इक्वेशन दे दे, ई की इक्वेशन पूछे। समझ आया कि नहीं आया? एक और ऐसा कराऊं या क्लैरिटी है? अरे सोच लो, पक्की बात। उतार लो, उतार लो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंदे, मेरे सन्नाटे। चलो मैं आपसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि इसमें XC की वैल्यू दे रखी है 5 ओम, कितनी? और इक्वेशन दे दी है ऐसे, ये E बराबर 10 sin ओमेगा t, ठीक है? In any circuit at t equals to t time, मेरी बात ध्यान सुनना जो कह रहा हूं। एक तो सर्किट दिया जिसमें ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसमें पूछूं आई नॉट कितना है, इसमें पूछूं आई नॉट कितना है, क्या 10/5? 2, कोई बुराई। मैं इसमें पूछूं टी, ये एक सर्किट दिया जिसमें बोला कि किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर, ये सिचुएशन है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट, कितना? तो आपसे पूछा जाए करंट कितना है, तो क्या करंट होगा 10/5, 2 एम्पियर। ये सही है गलत है? ऐसे नहीं लिख सकते। क्या अभी समझा है? ये अलग बात है, ये इसके लिए डेटा और चाहिए होगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। पहले था जो मैं बोला चमका, अब साइन ओमेगा टी और ये सब आपको देना पड़ेगा। अरे नहीं आया, पहले था ये समझ आया कि नहीं आया? ये 10 का क्या मतलब है? ये ई नॉट वैल्यू है? नहीं, ये पूरी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी की। ये किसकी वैल्यू है? पूरी। आप बोला t = 5 सेकंड पे पोटेंशियल डिलीवर हो रहा है 10 वोल्ट, कितना? 10 वोल्ट, और XC की वैल्यू 5 दे रखी है, तो करंट 2 नहीं होगा, क्योंकि IT = ET/XC वैलिड नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ या तुम्हारे प्राण प्रकेरु? हालांकि बहुत ज्यादा आपको उसमें उलझाते हैं नहीं, बट अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए तो मजा आता है। नहीं आया ढंग से, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ऑल्टरनेटिव करंट्स पढ़ लोगे, जितना तुम्हारा एनालिसिस तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तुमको दिक्कत नहीं आनी वाली खास। फिर जो मैं बोला क्या चमका? फील आई है सन्नाटे में? अब सुन, पहला सर्किट कौन सा था? प्योरली रेजिस्टिव। दूसरा कौन सा था? प्योरली। तीसरा देखो प्योरली इंडक्टिव। तीसरा लिख लिए प्योरली इंडक्टिव। उतार लिए गए उधर वाला, उतारो जल्दी उतारो, जल्दी इस बात purely inductive, you know, purely inductive, you know, purely inductive, you know, purely inductive, you know, purely inductive, you know। अब सुन फिर से वैसी बात, ये इंडक्टर L ऐसे मान लो आपसे कोई बोले कि करंट दे रखा आपने, I बराबर I0 sin ओमेगा t, तो E कितना होगा? क्या E = -LdI/dt? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे हाँ ना तो बोल, अरे सही तो कर रहा हूँ। तो माइनस वाला छोड़ा, बदल LdI/dt लिख लेते हैं, बाकी तो अपने को काम की बात है नहीं। LdI/dt करंट कितना? अरे यार इंडक्टर है, उसमें करंट दे रहा है I0 sin ओमेगा t, तो ये लिख के ये निकाल लो, ये लिख के निकाल लो, ये की बात है ना। आपने जो समझ नहीं है तो अपन लिख लिया LdI/dt की लिखी हुई I0 ओमेगा cos ओमेगा t। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो ओमेगा L I0 sin ओमेगा ओमेगा t + 9t। अगर इतना करंट हो तो इतना EMF होता है। बताओ कौन आगे? क्या वोल्टेज आगे? कौन आगे? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। कहानी रिपीट टेलीकास्ट टाइप चलेगी, थोड़ी थोड़ी ध्यान से देखते चलिए, मजा आएगा। देखिए अच्छा खुद बताओ मेरे को, क्या E बराबर IR टाइप में ये यूनिट R है? ओमेगा L की यूनिट क्या है? बेकार रिस्पांस। ओमेगा L की यूनिट क्या है? क्या है? इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
अरे क्या कहते हैं? अरे नहीं आया। और डिनोट करते हैं ओमेगा एल से, लिखते हैं एक्सेल। क्या लिखते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या थी? एक्सी 1 बाई ओमेगा सी। क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन द सोर्स? यस, ओमेगा पे डिपेंड करती है ना। क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन सोर्स? यस यस यस। अबे 1 बाई ओमेगा सी। क्या ओमेगा तो सोर्स पे डिपेंड करता है भाई? क्या इंडक्टिव डिपेंड्स क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन सोर्स? क्या उसकी वैल्यू ओमेगा एल है? अरे कितनी है? कोई बुराई वाली बात? एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल। सबने बोला ठीक, मैंने यही बोला। और बढ़िया, सब तो ओमेगा एल आ गया। अच्छा भाई, अब क्या करें? ये वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है? पूरा का पूरा ई नॉट हो गया। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है? आई नॉट एक्सेल। अरे क्या है? मतलब आई नॉट की वैल्यू लिखी जा सकती है ई नॉट बाई एक्सेल। ये वैलिड है, कोई शक वाली बात। पर आगे कौन है? ईएमएफ की करंट, मतलब क्या वोल्टेज आगे है? मतलब अगर वोल्टेज को बनाओगे इधर तो करंट बनेगा नीचे। तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? नीचे क्यों बनाया? बोलो क्लियर है? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? ये वैलिड क्योंकि इनके बीच का फेज डिफरेंस 0। तो ये सही है, पर ये सही क्या कैपेसिटिव जैसे ही बात हो रही है? सिर्फ अब इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई जिसे हम बोलते हैं ओमेगा एल। क्या बोलते हैं? नहीं आया ना? बता रहा हूं ना। तो हाँ, पानी भी ले, पानी भी लाए। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द इंडक्टर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक सवाल देता हूं, इस पे सब लोग सही करेंगे, कसम उड़ान चलेगी। सब लोग सही करेंगे। मान लो 5 हेनरी, नहीं 5 बाई पाई हेनरी, ई बराबर 50 साइन बाई टी प्लस 30 डिग्री। करंट की इक्वेशन लिख दीजिए। क्या क्या पूछ सकता है आपसे? ई नॉट की वैल्यू क्या है? ई आर एम एस क्या है? आई नॉट क्या है? आई आर एम एस क्या है? आई इज फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या है? एक्स एल क्या है? सब बताओ। छोटे-छोटे सारे सवाल कर दो। एक्स एल, ई नॉट, ई आर एम एस, आई नॉट, आई आर एम एस, आई टी। सब लोग सही करेंगे। सारे पार्ट नहीं कर पाए, घर पे जाके कान के सामने रोएंगे। नहीं ऐसा तुमसे नहीं हुआ है। सब लोग सही करेंगे, गलत नहीं। जब तुमसे नहीं हुआ है? ई नॉट कितना? सॉरी एक्सेल कितना? 5। सबका आ गया क्या? ई नॉट 50 बाई √2। आई नॉट के लिए 50/5 10। क्या ये आया? 10/√2 10 साइन पाई टी प्लस 30। आगे पीछे करंट पीछे होता है आगे होता है? पीछे होता है आगे। कितना पीछे? यार तुमसे हुआ ही नहीं यार। अरे हुआ कि नहीं हुआ? एक और बताऊं कि समझ में आया? अगर सिंपल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है मैं चीजें लिख सकता हूँ, प्योरली कैपेसिटिव है मैं लिख सकता हूँ, प्योरली इंडक्टिव में लिख सकता हूँ। वास्तविकता में मैं आपको बताऊँ प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वास्तविकता में सर्किट होते नहीं है। जब भी इंडक्टर होगा क्या इसके साथ रजिस्टर होगा? तो आपके लिए सवाल आएगा एलआर सर्किट पे। किस पे आएगा? ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। चांसेस बहुत कम है कि प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव पे सवाल आए, पर वहां तक पहुंचने के लिए ये सब आपको आना चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ
तो ये और प्योरली कैपेसिटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्किट की वजह होगा आरसी सर्किट। कौन सा सर्किट? तो हमने कौन से 3 सर्किट पढ़ लिए? प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एक बार पढ़ा लो वापस, देखो कोई तकलीफ तो नहीं है सर्किट में। देख लो एक बार फटाक से, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ। देखो सर्किट में तकलीफ तो नहीं, 2 मिनट दे रहा हूँ, एग्जैक्टली 2 मिनट्स। करंट किस में लीड करता है? अभी भी पढ़ाया यार। करंट किस में आगे होता है? किस में वोल्टेज आगे होता है? ये याद होना, चाहो ऐसे रख लेना, आईपीएल। आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। याद रहेगा तो बस, क्या याद रहेगा? आईपीएल तो याद है ना? तो आईपीएल रख लो, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। थोड़ा सा आसान रहेगा, शॉर्ट में लिख लो, बाकी उल्टा अपने आप याद रह जाएगा। उल्टा का मतलब कैपेसिटर वाले सर्किट में तुम्हारा कोई भरोसा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में घुसा दिया। तो इंडक्टर में कौन लीड करता है? पोटेंशियल। आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, याद रहेगा आपको। अच्छा ठीक भाई, ये बात हमने को समझ में भी आ गई है ना। अब क्या करें? अब नया सर्किट। कौन सा सर्किट? आरसी। रियल सर्किट तो यही होते हैं। तो इसमें एक आरबी और इसमें एक, थोड़ा ध्यान सुनो, तो फिर मैं करता हूं, ध्यान सुनोगे तो समझ आएगा। आरसी हमने एक सोर्स से जोड़ा जो अपना ऐसा है जिसका ई है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे समझो कि इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस आर है, ये एक्सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्या एक्सी इज 1/ओमेगा सी? मान लेते हैं कि इसमें करंट बह रहा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। कितना बह रहा है? आई बराबर आई नॉट। मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया वी आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया वी सी। क्या आपको नहीं लगता E इज बेसिकली वी आर प्लस वी सी? तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे तुम्हें नहीं आया? अरे आया नहीं आया? तो अपने लिखा E इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी। अच्छा वी आर प्लस वी सी अपने को क्लैरिटी है। अच्छा भाई ये वी आर है और ये वी सी है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब वी आर की वैल्यू कितनी? भूल जाओ बाकी सब चीज। क्या वी आर में करंट इतना बह है? क्या करंट रजिस्टर में, करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस? तो आपको नहीं लगता वी आर इज सिंपली आई नॉट आर साइन ओमेगा टी? अच्छा बताओ वी सी? आई नॉट एक्स सी, आई नॉट पोटेंशियल लीड करता है, लैग करता है कैपेसिटर में? पीछे आगे, कितना पीछे? 90। कितना? देखना, आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तुम्हें मेरी बात समझ? तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? लो भाई साहब, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, इन दोनों को मुझे, तो भाई साहब इन दोनों को जोड़ो तो आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस π। अब देख याद दिला मैं क्यों बोल रहा था ये काम आएगा। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी। क्या ये A1 A2 हो गए? क्या दो रेजिस्टर में जोड़ने जैसा है? इसे जोड़ने जैसा है, इसलिए बोल रहा था आना चाहिए। अगर इनका ए नेट लिखना है, क्या लिखना है? मुझे नहीं पता, तुम्हें आता है? ए नेट लिखना आता है कि नहीं आता? चलो आप इनको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ऐसे बनाओ, आई नॉट आर और ये आई नॉट एक्स सी इससे पीछे आ गए, तो क्या आई नॉट एक्स सी ऐसे बनाओ, ये A1 हो गया और ये यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? आई नॉट एक्स सी, इन दोनों का रिजल्टेंट आई नॉट अंडर रूट ऑफ
r square plus xc, this angle is alpha, this angle is, ये दोनों का रिजल्टेंट लिखा जाएगा E equals to I naught under root of r square plus xc square sin omega t minus अल्फा क्यों लेगा? अरे समझ आ रहा है? अरे आता है कि नहीं आता है यार? आता है कि नहीं आता? अरे सोच लो। और अल्फा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स xc by r, xc by तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब सोचिए आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक ईएमएफ ही है। तो ये यूनिट हुई ओम। क्या हुई? ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस, पर इनकी यूनिट भी रेजिस्टेंस। इसे कहते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, Z। हम नहीं पढ़ रहे, एक दिन में एक ही नया शब्द रखते हैं सब। आज के लिए पहले ही दो हो गए। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट Z, क्या कहते हैं इसे? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट Z, that is under root of r square plus xc square. So this is written as E बराबर I naught Z sin omega t minus alpha, that is E equals to E naught sin omega t minus alpha, यानी कि E naught sorry I naught is E naught by Z, I naught equals to, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे नहीं आया। Well, Z is what? Impedance of the circuit. Well, Z is what? तुम्हें मेरी बात समझ? अच्छा चल दे। ये करंट है। अगर आप बहुत ध्यान दो तो करंट का कंपैरिजन I बराबर I naught sin ओमेगा t, जब करंट इतना था ना तो EMF इतना आया। कौन आगे? इन दोनों में कौन आगे? नहीं आया। अरे सोच लो, करंट आगे कि पीछे? यानी कि अगर मैं E को ऐसे बनाऊं तो क्या करंट इससे अल्फा आगे होगा? कितना आगे होगा? नहीं आया। आया कि नहीं आया? अभी भी कोई बात, वहीं से रख लो। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। पर अब 90 नहीं है, अब अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स। तुम्हें कहानी समझ आई कि नहीं आई? अब जब भी सवाल आता है ना, लंबी कहानी नहीं करते, जैसे ही सर्किट देखना ना, ये पहले चलो इसे उदाहरण से बता दो क्या करते। समझ के उतारो, कुछ समझ नहीं है बेजे पूछो, अपनी मास्टर है, घर का काम करोगे, घर आएगा पिच चलेगी। इसका एक सवाल पूरा मैं बताता हूँ, ध्यान से समझ के करेंगे, तुमसे पूछ के ही करूंगा। पता है करते कैसे? जैसे मान लीजिए सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें टिपिकल सब पूछ डालूंगा, ध्यान सुनना। हालांकि तापमान नहीं, पर एक पीएचडी का डालते हैं। ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है। मान लेते हैं कि अपना बोलो क्या गिवन है? ई गिवन है कि आई? ई। मान लो रेजिस्टेंस है 3 ओम, कितनी? 3। और सिस्टम ऐसा है कि एक्सी की वैल्यू है 4 ओम। कितनी है? 4। अब ध्यान सुनना, पहले रुक जाओ, आप सुन लो, ये मत उतारो बस, मतलब ये उतार दिया सब, उतार दो। अब मान लीजिए किसी ने बोला कि ई की वैल्यू देते हैं, चलो ठीक है, मान लीजिए कुछ भी लेते हैं, 20 साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब हमसे बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है, बहुत सारी, क्या क्या मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा, आप इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आई कि आप देखो, जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, क्या बनाया था? उसमें इधर आया था I naught R आया था, और नीचे कौन आया था? I naught XC। उसमें I naught आया था, उसमें I naught। तो डायग्राम I naught को तो बाद में रख देते हैं, डायरेक्ट XC का डायग्राम बनाओ ना। मैं तो मन में रखता हूँ, R को हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाना है। अगर कैपेसिटर हो तो XC नीचे, इंडक्टर हो तो XL। नहीं आया। और इनका रिजल्टेंट अपने को इंपीडेंस देगा, इनका रिजल्टेंट अपने को
ये वाला सर्किट सीख के तो एलआर अपने आप आ जाएगा, कुछ भी नहीं, तुम खुद ही करोगे सब कुछ। पहले हम समझें तो शॉर्ट ट्रिक क्या करी, ऐसे आर और ऐसे एक्सी, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जेड? तो वो आई नॉट वाला बनाने को डायरेक्ट ही बनाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। क्या यही एंगल अल्फा होगा? और हमें पता है कि अगर ये v होगा तो ये आई होगा, क्योंकि कैपेसिटर है और ये एंगल अल्फा होगा। नहीं आया? इतनी बात समझो तो एक ग्राफ आ जाएगा। अब सोच इसमें आर कितना है, इसमें, इसलिए मैं ये सब ये मन में याद होना चाहिए, ये मन में याद। तो सोचिए देखते हैं क्या बना, आर कितना, आर 0 3 एक्सी रिजल्टेंट, तो इंपीडेंस कितना, इंपीडेंस कितना, ये एंगल 53। तो अगर ये भी, तो क्या आई हुआ 53 पर? अरे मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? पक्की बात? नहीं मुझे होगा। अब सुन क्या क्या पूछ सकता है आपसे, तो पूछे जेड कितना है, आप लिखिए जेड 5 हो। आपसे पूछे ई नॉट कितना है 20, आपसे पूछे ई आर एम एस कितना है 20 बाई रूट, आपसे पूछे आई नॉट कितना है, आई नॉट क्या होता है, क्या ई नॉट बाई जेड, आई नॉट क्या होता है, ई नॉट कितना 20 बटे कितना, आई आर एम एस 4 बाई रूट 2। अब आपसे पूछे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53। तुम्हें ये बात समझ, अरे आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? क्योंकि वोल्टेज से करंट कितना आगे है। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? आई नॉट 4 सही है, हाँ एम्पियर है, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कैसे? भाई ये अपन वोल्टेज के लिए बनाते हैं, अपन करंट के लिए बनाते हैं। मैं कुछ उल्टा लिख रहा हूँ क्या? नहीं, मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्या? मैं सही तो लिख रहा हूँ यार। भाई आई नॉट आर ये ऐसे, हाँ सबसे। कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। कौन लीड करता है? करंट। नहीं आया। पक्की बात? ठीक। अब मैंने वोल्टेज इधर बनाया था क्योंकि मैंने आई नॉट इधर लिया था, मैंने इसके बेस को ले लिया था और उसको नीचे बना रहा था। कैसे भी बना लो, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, अब सुनिए आगे और क्या टफ पूछ सकता है, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता। तो देखिए पूछ ले, बताइए पोटेंशियल अक्रॉस आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ आर। क्या पोटेंशियल एट आर इज आई नॉट आर, आई नॉट और आई नॉट आर और आई और वी के में कोई फेज डिफरेंस नहीं। रजिस्टर और करंट के वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस, क्योंकि रजिस्टर है, क्योंकि वो कौन है? रजिस्टर। तुम्हें मेरी बात समझ? तो लिख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब सुनो, देख क्या लिख रहा हूँ। V is a function of, ये टिपिकल है, बहुत कम चांस है कोई पूछ ले, और फिर भी पूछ ले तो मैं आना चाहिए। आई नॉट कितना 4, R कितना 3 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53। ऐसे कोई आपने पूछना है पोटेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम टी अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस, तो लिखेंगे आई नॉट एक्सी, आई नॉट एक्स कितना 4, तो 4 इंटू 4। अब मुझे बताओ करंट से कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आगे होता है पीछे? कैपेसिटर में पोटेंशियल आगे होता है पीछे होता है? कितना पीछे? 90। मतलब इसके फेज में 90 और घटा दूं, इसके फेज में 90 और घटा, तो साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53 माइनस 90। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ?
प्राण प्रखेरु। अभी अपने आप में खतरनाक सवाल है, पर अगर तुमको सिस्टमेटिक ढंग से समझा जाए तो बहुत बड़ी बात। चलो अरे तुम्हारे प्राण निकल गए इसमें? अरे समझ आया क्या? कोई कष्ट? सोच के देखो तो ऐसे ही सर्किट कौन सा बिल्ड होगा? एलआर। कौन सा? एलआर सर्किट बिल्ड होगा, पर वो अपना अगले टाइम करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले टाइम खत्म कर देंगे।